हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रियंका आप सभी का पीकेजीएस एकेडमी में स्वागत करती हूं। जैसा कि आप जानते हैं हम लोग संपूर्ण एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं, जिसमें अभी जो है 6 क्लास का हिस्ट्री का आपका जो है क्लास चल रहा है। और 6 क्लास के हिस्ट्री में आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है राज्य, राजा और एक प्रारंभिक गणराज्य। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और ये आपका क्लास जो हो जाएगा 9 हो जाएगा। इससे पहले के आपके 8 क्लासेस हो चुके हैं, जिसमें 4 चैप्टर प्लस उसके क्वेश्चन आंसर भी करवा दिया गया है, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट अगर नहीं देखे प्रीवियस क्लासेस को, तो उसका जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप देख लीजिए। और हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहीं पे आपको एनसीईआरटी का संपूर्ण तैयारी कराया जाएगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए जो है रामबाण सिद्ध होने वाला है, ठीक है। और एनसीईआरटी को छोड़ना एकदम जो है बेवकूफी वाला काम हो जाता है, ठीक। तो सभी क्लासेस को देखना है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का जो चैप्टर है आप इसमें राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य, ठीक है। अब इसमें जो है क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है, ठीक। तो इसको एक फ्लो चार्ट के माध्यम से भी हम लोग समझेंगे कि इसमें क्या क्या टॉपिक आज इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए इसको फ्लो चार्ट से हम लोग समझ लेते हैं पहले। देखिए इसमें जो है इस चैप्टर में सबसे पहले ये देखेंगे कि कुछ लोग जो है शासक कैसे बने, ठीक है। शासक कैसे बने, शासक बनने के बाद जो है इसमें फिर जनपद की चर्चा इसमें करना है, ठीक है। तो जनपद के बारे में पढ़ेंगे, और जनपद जो है वही अपना फिर बड़ा हो जाता है तो उसको जो है महाजनपद बोला जाने लगता है। और महाजनपद के बारे में फिर हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद टैक्स सिस्टम के बारे में भी पढ़ेंगे कि इस समय जो है टैक्स वगैरह कैसे जो है लगता था, ठीक है, किन किन चीजों पे लगता था, तो टैक्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर जो है कृषि में परिवर्तन क्या हुआ, कृषि के बारे में भी पढ़ेंगे, क्या कृषि पे भी टैक्स लगता था, ये सारे चीजें हम लोग इसमें पढ़ेंगे, ठीक। उसके बाद एक आपका बहुत ही शक्तिशाली जो है साम्राज्य सामने आता है, मगध, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। उसी में जो है हम लोग आगे जो है वज्जी गणराज्य के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इन सभी को पढ़ते हुए यहाँ तक जो है ये चैप्टर आपका एंड हो जाएगा, ठीक, यहाँ एंड हो जाएगा। उसके बाद जो है सभी को एनालिसिस करेंगे, फिर क्वेश्चन आंसर पे हम लोग आएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का पहला चैप्टर। चलिए आज जो है आपका 5वां चैप्टर है, और इसका नाम है आपका राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। देखिए चुनाव का दिन, चुनाव का दिन कहता है जब, एक सेकंड, ठीक है। चुनाव का दिन जब शंकरन उठा तो उसने देखा कि उसके नाना नानी वोट डालने जो है जा रहे थे, ठीक है। नाना नानी क्या करने जा रहे थे, वोट डालने जो है जा रहे थे। दिख रहा है उसमें सब सही से, चलो वोट डालने जा रहे थे। दरअसल वे चुनाव के केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। कहता है शंकरन जो है जानना चाहता था कि आखिर वे इतने उत्साहित क्यों थे। उसके नाना नानी ने उसे जल्दी में समझाने की कोशिश की और कहा आज हम अपने जो है शासकों का चुनाव जो है करने जा रहे हैं। कहने का मतलब ये जो चुनाव है और जो ये चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं राज्य, राजा और प्राचीन गणराज्य, तो आज के डेट में जैसे हम अपने सरकार को चुनते हैं तो चुनाव के माध्यम से चुनते हैं। और पहले जो था प्राचीन काल में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, बाद में धीरे धीरे जो है ये चुनाव में जो है तब्दील हो गया, ठीक है। तो वही जो है चुनाव के बारे में यहाँ पे पहले बताया गया। कहता है कुछ लोग जो है शासक कैसे बने। लगभग 50 वर्षों से जो है हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए जो है करते आ रहे हैं। अभी जो है प्रेजेंट में हम लोग अपने 50 वर्षों से लगभग जो है शासकों का चुनाव किसके जरिए हम लोग करते आ रहे हैं, तो मतदान के माध्यम से कर रहे हैं, वोट दे रहे हैं। लेकिन बहुत पहले लोग जो है शासक कैसे बनते थे। अभी तो चुनाव के माध्यम से बन जाते हैं, लेकिन पहले कैसे बनते थे ये सवाल है। कहता है हमने अध्याय
4 में पढ़ा है कि कुछ राजा संभवतः जन यानी लोगों द्वारा जो है चुने जाते थे। मतलब कुछ राजा, सभी राजा नहीं, ठीक है, कुछ राजा जो है जन द्वारा, लोगों द्वारा जो है चुने जाते थे। परंतु करीब 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। अब क्या परिवर्तन हुए? तो कहता है कुछ लोग जो है बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में जो है प्रतिष्ठित हो गए। ये बड़े बड़े यज्ञ क्या है? यज्ञ करने से लोग राजा बन जाते थे। तो ये जो यज्ञ की चर्चा इसमें है वो अश्वमेध यज्ञ के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। और अश्वमेध यज्ञ क्या है वो भी पढ़ते हैं। कहता है अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था जिसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देख रेख में स्वतंत्र विचरण के लिए जो है छोड़ दिया जाता था। अब ये सब जो लाइन है इसको लाइन बाय लाइन दिमाग में रखिएगा, क्योंकि सही और गलत वाले में जो है ऐसे सवाल डाल दिए जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जो है यही से सवाल पूछ लिया जाएगा कि अश्वमेध यज्ञ में जो है स्वतंत्र विचरण के लिए किसको छोड़ा जाता था? घोड़े को छोड़ा जाता था कि हाथी को, कि गाय को, कि बैल को, ठीक है। तो ये चीज दिमाग में रखिएगा, एक घोड़े को जो है छोड़ा जाता था। वैसे भी याद करने का टेक्निक क्या है? तो अश्वमेध है, अश्व मतलब क्या होता है? घोड़ा होता है, ठीक है। तो उससे भी आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां पे अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से क्या करनी होती थी? लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उससे जो है ज्यादा शक्तिशाली था, ठीक है। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। ये सब लाइन ध्यान में रखिएगा कि जो भी राजा जो है घोड़े को जाने देता था, उसको रोकता नहीं था, तो उसको जो है यज्ञ में आमंत्रित भी किया जाता था। अगर जो राजा उसको रोक लिया तो उससे जो है युद्ध करना पड़ता था, ठीक है। कहता है यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा जो है यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न जो है किया जाता था। अब यहीं से पूछ लिया जाएगा कि ये जो अश्वमेध यज्ञ है किसके द्वारा संपन्न किया जाता था? ब्राह्मण द्वारा, पुरोहित द्वारा या क्षत्रिय द्वारा, ठीक है। तो ये पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा जो है बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए जो है उपहार लाते थे। यज्ञ में जो भी राजा को आमंत्रित किया जाता था तो वो राजा जो है यज्ञ करने वाले राजा के लिए उपहार लाते थे। उसके बाद इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर जो है बिठाया जाता था। युद्ध के क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका जो है सहचर होता था। अब देखिए ये ध्यान में रखिएगा, राजा का सारथी ही क्या होता था? उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा जो है राजा के विजयों तथा अन्य गुणों का जो है गान करता था। देखिए ये जो कहानी है, जैसे रामायण वगैरह भी देखे होइएगा, ठीक। तो राम जो है अश्वमेध यज्ञ करते हैं तो घोड़ा छोड़ते हैं और उनके बेटे लव कुश जो है पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो ये कहानी से भी आप रिलेट कर सकते हैं इसको। कहता है राजा के सगे संबंधी खासकर उनकी रानियों और पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान जो है करने होते थे। अब ये सब जो बातें लिखी गई है इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहाँ से जो सवाल सब है स्टेटमेंट बेस्ड सवाल जो है यहाँ से बनता है, ठीक है। कहता है अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना भर था। जो भी राजा आमंत्रित किए जाते थे तो उनको बैठकर पूरा यज्ञ सिर्फ देखना था, उनको और कुछ करना नहीं था। राजा के ऊपर जो है पुरोहित पवित्र जल के जो है छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान जो है करता था। ये भी याद रखिएगा कि राजा के ऊपर जो है कौन पवित्र जल का जो है छिड़काव करता था? तो पुरोहित जो है पवित्र जल का जो है छिड़काव करता था, ठीक है। विष अथवा वैस जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे। अब देखिए अभी तक उपहार कौन कौन ला रहे हैं? जो राजा आमंत्रित किए जाते थे अश्वमेध यज्ञ में, तो वो राजा जो है उपहार लाते थे यज्ञ करने वाले राजा के लिए। और दूसरा जो है जो विष या वैस है, जो व्यापारी वर्ग होते थे, वो भी जो है सामान्य लोग उपहार लाते थे, ठीक है। कौन कौन? तो विष अथवा वैस जैसे सामान्य लोग। कहता है जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे, ठीक है।
पुरोहित उसको क्या मानते थे, शूद्र मानते थे, ठीक है। किसको, विष या वैश्य को। कहता है उन्हें कई अनुष्ठानों में जो है शामिल नहीं किया जाता था, उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। ये सब स्टार लगा लीजिएगा ये सब लाइन पे, ठीक है। चलिए, इस यज्ञ में उपस्थित होने वालों की एक सूची बनाओ। पेशे के आधार पर वहाँ कौन कौन से वर्ग जो है शामिल है। तो इसमें कौन कौन वर्ग शामिल है, राजा है, वैश्य है, वैश्य है, ठीक है, पुरोहित है, जो जो इसमें आए हैं यज्ञ में उसका आप ये लिस्ट बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए वर्ण के बारे में दिया है, थोड़ा इसको भी पढ़ लेते हैं। देखिए, इस समय उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए। उत्तर भारत में गंगा यमुना क्षेत्र, ये हो गया आपका, तो गंगा यमुना क्षेत्र आपका इधर वाला एरिया हो गया, ठीक है। तो कहता है ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण ये उत्तर वैदिक ग्रंथ जो है कहे जाते हैं। अब यहाँ से भी सवाल बनता है, आपको सवाल यहाँ दे देगा निम्नलिखित में से कौन से जो ग्रंथ है जो उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए, एक ऋग्वेद है, ऋग्वेद की सबसे पहले वेदों की संख्या कितनी है, 4 है। वेद कितने हैं, तो वेद की संख्या 4 है, और इन चारों वेदों में सबसे पुराना या प्राचीन वेद कौन है, तो ऋग्वेद है। तो ऋग्वेद की सबसे पहले रचना हुई, इसलिए उस काल को ऋग्वैदिक काल भी बोलते हैं, और सभी वेदों की रचना जो है बाद में है, इसलिए उत्तर वैदिक ग्रंथ उसको कहे जाते हैं। यहाँ से सवाल संभवतः पूछ सकता है, ठीक है, यह पूछता ही है, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसके अंतर्गत सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा अन्य ग्रंथ इसमें शामिल है। एक उपनिषद भी होता है, ठीक है, उपनिषद, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा कि इसकी रचना भी जो है आपका उत्तर वैदिक टाइम में ही हुआ है, ठीक है। अन्य ग्रंथ इसमें शामिल है। पुरोहितों द्वारा रचित इस ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उसके संपादन की विधियां बताई गई है। तो ये पुरोहितों द्वारा रचित इस ग्रंथ में क्या बताया गया है, अनुष्ठान और उसके संपादन की विधियों का चर्चा उसमें किया गया है। ये इस तरीके के लाइन है जिसमें बारीकी बारीकी चीजें दिया हुआ होता है और यही से सवाल बनता है, ठीक है। तो एनसीईआरटी के बारीकियों को भी समझना बहुत मायने रखता है। आप एनसीईआरटी बार बार अगर पढ़ते हैं तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आप क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, तो क्वेश्चन करते करते आपको इतना दिमाग में हो जाएगा कि आपको एग्जैक्ट पता नहीं है कि आंसर क्या होगा, लेकिन इतना पढ़े हैं कि ऑप्शन एकदम छांट सकते हैं, एक्यूरेट आंसर आपका लगेगा, ठीक है। इसमें सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया है, ठीक है। तो अनुष्ठान के बारे में बताया गया है, इसके संपादन के विधियों के बारे में बताया गया है, और जो है इसके सामाजिक नियमों के बारे में बताया गया है। तो ये ध्यान में रखिएगा क्या क्या बताया गया है इसमें, अनुष्ठान, इसके संपादन की विधियां और सामाजिक नियम, ठीक है। उस समय समाज में कई समूह थे जिसमें पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, जंगल में रहने वाले लोग शामिल थे। यहाँ कुछ पुरोहित तथा योद्धा वैभवशाली थे। वैभवशाली कौन थे, तो पुरोहित और योद्धा जो थे वैभवशाली थे। वही कुछ जो है कृषक और व्यापारी भी धनवान थे। धनवान आपका कृषक और व्यापारिक वर्ग भी थे। कहता है दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले और शिकारी, भोजन संग्रहक जो थे, ये सभी निर्धन कैटेगरी के जो है माने गए थे, निर्धन थे, ठीक है। पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया है। ये देखिए पुरोहित लोग जो है उनको 4 वर्गों में डिवाइड कर दिया, ठीक है, जिन्हें क्या कहा गया, वर्ण कहा गया। कहता है उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित थे। पहला वर्ण ब्राह्मणों का था। ये जो पुरोहित है, जिसको जो है हमें लोग जिसको ब्राह्मण ही बोला जाता था कभी कभी, तो पहला वर्ण क्या हो गया, ब्राह्मण हो गया। उनका काम वेदों का अध्ययन अध्यापन जो है यज्ञ करना था, ठीक है। ऐसे चलिए, जो पुरोहित जो थे इनको 4 वर्गों में बांटे, और उनका काम क्या होता था, तो उनका काम होता था पुरोहितों का वेदों का अध्ययन अध्यापन और यज्ञ कराना, ठीक है। इनके लिए उन्हें जो है उपहार मिलता था। यज्ञ वगैरह करवाते थे तो उनके लिए क्या मिलता था, पुरोहितों को उपहार मिलता था। कहते हैं दूसरा स्थान जो है किसका आता है, शासकों का आता है, जिन्हें क्षत्रिय भी
कहा जाता था। तो पहला आपका आ गया ब्राह्मण, दूसरा आ गया आपका क्षत्रिय, ठीक है, जिसको शासक वर्ग क्षत्रिय में आते हैं, ठीक है। कभी कभी तो वर्ण व्यवस्था से बार बार सवाल रिपीटेड होता रहता है, ठीक है, तो इसलिए इसके चीजों को एकदम दिमाग में सेट कर लीजिएगा, ठीक है। कहते हैं उनका काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था। देखिए 4 वर्ण व्यवस्था है, चारों वर्ण व्यवस्था को आपको दिमाग में रखना है। पहले तो कौन कौन वर्ण है वो उसको, उसके बाद किस वर्ण का क्या काम है ये भी याद रखना है, ठीक है। तो जो क्षत्रिय था उनका काम क्या था, युद्ध करना। जो पुरोहित था उनका काम क्या था, तो वेदों का अध्ययन अध्यापन कराना और यज्ञ कराना, ठीक है। तीसरे स्थान पर क्या आता है, तो तीसरे स्थान पर विष या वैश्य थे। इनमें जो है कृषक, पशुपालक और व्यापारी जो है आते थे। वैश्य में कौन कौन आते थे, विष या वैश्य में कौन कौन आते थे, तो कृषक, पशुपालक और व्यापारी आते थे। कृषक, पशुपालक और व्यापारी आते थे। कौन कौन आते थे विष या वैश्य में, कृषक, पशुपालक और व्यापारी। कृषक, पशुपालक और व्यापारी आते थे, ठीक है, याद रखिएगा। क्षत्रिय और वैश्य दोनों ही यज्ञ करने का अधिकार जो है प्राप्त था। क्षत्रिय जो युद्ध करते थे और वैश्य जिसमें जो है आप अभी पढ़े हैं, इसमें कृषक, पशुपालक और व्यापारी आते थे। तो इन दोनों को जो है यज्ञ करने का अधिकार था, मतलब वो कोई अनुष्ठान कर सकते थे। वर्णों में जो है अंतिम स्थान जो है शूद्रों का आता था। इनका काम अन्य तीनों वर्गों की जो है सेवा करना था, ठीक है। इन्हें कोई अनुष्ठान का अधिकार नहीं था। प्रायः औरतों को भी शूद्रों के समान माना गया है। कहने का मतलब ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं उत्तर वैदिक काल या वैदिक काल, तो उसमें जो है देखिए ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं उत्तर वैदिक काल, ठीक है, तो उस टाइम में जो है प्रायः प्रायः औरतों को शूद्रों के समान जो है माना गया है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे कि हमारा इतिहास भी क्या है, मतलब उस टाइम तक औरतों को भी अच्छा स्थिति नहीं था। कहता है महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार जो है नहीं था, ठीक है, मतलब भेदभाव होता था। कभी आप जैसे हिस्ट्री पढ़ेंगे तो कभी किसी टाइम पीरियड में आपका क्या है औरतों का जो है रेस्पेक्ट बहुत अच्छा था किसी शासन काल में, और किसी टाइम पीरियड में जो है बहुत ही खराब था। तो वही यहाँ पे बहुत ही खराब है। तो औरतों को किसके समान माना गया है, शूद्रों के समान माना गया है, और महिलाओं और शूद्रों को जो है वेदों का अध्ययन करने का ही अधिकार नहीं था, ठीक है, ठीक है। तो महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार जो है नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुरोहितों के अनुसार जो है सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। ये लाइन भी बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है, ठीक है। वर्ण का जो निर्धारण होता था किसके आधार पर होता था, तो जन्म के आधार पर होता था। कहता है उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण जो है माता पिता की संतान ब्राह्मण ही होती थी, ठीक है। अभी तो जन्म के आधार पे है वैदिक उत्तर वैदिक काल में, ठीक है, बाद में हो सकता है कि काम के आधार पे हो जाए, ठीक है। तो कहता है बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया। अछूत वर्गों में से कुछ जो है कौन कौन थे, शिल्पकार, शिकारी, भोजन संग्राहक शामिल थे। जिनको अछूत माना जा रहा है जिसमें महिलाएं भी शामिल थी, उसमें और किसको किसको अछूत माना जा रहा है, तो शिल्पकार को, शिकारी को और भोजन संग्राहक को। कहता है साथ ही इसमें वे लोग भी आते थे जो शव को जो है दफनाने या जलाने का जो है काम करते थे। तो कौन कौन शूद्र के कैटेगरी में आ रहे हैं, शिल्पकार, शिकारी, भोजन संग्राहक, और जो शवों को जो है दफना रहे हैं या जला रहे हैं उन सभी को शूद्रों में अछूत माना जाता था। इन लोगों से संपर्क जो है अपवित्र माना जाता था। अगर आपके शरीर में सट उठ गए तो अपवित्र हो जाएंगे, ऐसा जो है उस समय माना जाता था। कहता है कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई हुई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। इसीलिए आज के भी डेट में जो है अब लोग शिक्षित हो रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, तब ब्राह्मण लोगों का यहाँ पे क्या है तिरस्कार हो रहा है। वो लोग ब्राह्मणों को जो है ज्यादा यहाँ आलोचना पूर्ण बात भी बोल देते हैं कि ये लोग अपने सुविधा के अकॉर्डिंग जो है वर्ण व्यवस्था बना दिए, समाज में जो है भेदभाव पैदा कर दिए, ठीक है। कहता है पुरोहितों से श्रेष्ठ मानते थे कौन, राजा। कुछ राजा स्वयं को जो है पुरोहितों से श्रेष्ठ मानते थे। जिन पुरोहित किसको बोल रहे हैं हम लोग, पुरोहित जिनको कभी कभी हम लोग ब्राह्मण भी बोलते थे, वो उनसे भी श्रेष्ठ अपने आप को राजा यहाँ मान रहे हैं।
कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे। इसके अतिरिक्त जो है कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर वर्णों के बीच भेदभाव उचित नहीं मानते थे। तो जन्म के आधार पर भी था और व्यवसाय के आधार पर भी इसमें जो है वर्ण व्यवस्था आया, और दोनों के दोनों जो है इसका जो है आलोचना पूर्ण बातें झेलना पड़ा। जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार क्या हो, सबका हो, कि अनुष्ठान है, देवी देवता का आह्वान कर रहे हैं, कोई अनुष्ठान कर रहे हैं, तो इसमें इसका अधिकार क्या होना चाहिए, सभी को होना चाहिए, इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। कहता है कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना की। इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र, ठीक है, कई इलाके, जैसे कई इलाके जो है सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी, और जहाँ पुरोहित का प्रभाव भी क्या था, बहुत सीमित था। तो ये याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब पूछ दिया जाएगा निम्नलिखित में से भारत के या उपमहाद्वीप के जो है किस हिस्से में जो है पुरोहित का प्रभाव कम था और वहाँ सामाजिक आर्थिक असमानता भी क्या था, बहुत कम था। तो वो कौन सा हिस्सा हो जाएगा, पूर्वोत्तर क्षेत्र। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं जनपद। ठीक है, इनसे सवाल सब पूछे जाते हैं अच्छे लेवल से, मतलब पढ़ना तो यही है, सवाल में जो है ना थोड़ा पेचीदा कर दिया जाता है पूछने के टाइम में। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं जनपद। कहता है महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के जो है राजा माने जाने लगे। ठीक है, जनपद का शाब्दिक अर्थ जो है जन के बसने की जगह, ये ध्यान में रखिएगा। जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो जन के बसने की जगह, मतलब लोगों के बसने का जो जगह है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, जनपद कहते हैं। जैसे कि हम लोगों को पता है कि उपमहाद्वीप में कितने जनपद हुए, 16 जनपद हुए, महाजनपद हुए। ठीक है, तो उन सभी के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे बाद में। कहता है कुछ महत्वपूर्ण जनपद जो है आप मैप में देख सकते हैं। कहता है पुरातत्वविदों ने इस जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है, जैसे दिल्ली का पुराना किला। अब ये सब याद रखिएगा, ठीक है, एकदम होना चाहिए। जैसे चैप्टर पढ़ रहे हैं तो चैप्टर में क्या क्या चीजें दिमाग में रखना है, एकदम दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। तो दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास जो है हस्तिनापुर, एटा के पास जो है अतरंजी खेरा इसमें प्रमुख है, याद रखिएगा। यहाँ से सवाल जो है पूछे गए हैं। कहता है खुदाई से पता चलता है कि लोग जो है झोपड़ियों में रहते थे। अब यहीं से सवाल पूछ लिया जाएगा कि लोग उस समय जो है महलों में रहते थे, तो गलत हो जाएगा। झोपड़ी की जगह क्या लिख दिया जाएगा, महल लिख दिया जाएगा। ठीक है, कहता है और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। ठीक है, वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल, सरसों जैसी फसलें जो है उगाते थे। ठीक है, तो कौन कौन सी फसलें उगाते थे ये भी ध्यान में रखना है। चावल, गेहूं, धान, जौ, दाल, गन्ना, तिल तथा सरसों। अगर इसमें आ जाए कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल नहीं उगाई जाती थी, अब ऑप्शन में दे देगा एक, ठीक है, तो टमाटर, तो वो सभी छट जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे दिया है चित्रित धूसर पात्र। ये जो दिया हुआ है एक चित्रित धूसर पात्र है। कहता है इस तरह के पात्र में ज्यादातर थालियां और कटोरियां ही मिली है। क्या क्या मिले हैं, तो थालियां और कटोरियां ही मिली है। ये पात्र बहुत ही पतली सतह के सुंदर और चिकने हैं। शायद इसका प्रयोग खास मौके पर महत्वपूर्ण लोगों को जो है भोजन परोसने के लिए किया जाता था। तो याद रखिएगा ये जो चित्रित धूसर पात्र है इसका प्रयोग खास मौके पर किस चीज के लिए किया जाता था, तो भोजन परोसने के लिए। अब वहीं पे भोजन परोसने वाला लाइन हटा करके दे दिया जाएगा अनाज स्टोर करने के लिए। ठीक है, तो फिर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे है कि क्या इस सूची में तुम्हें किसी ऐसे फसल का नाम मिला जिसका उल्लेख जो है अध्याय 3 में नहीं है। अब ये अध्याय 3 आप पढ़िए, ठीक है, और तब वहां पे जो जो फसलों का चर्चा हुआ है और यहाँ पे जो फसल का चर्चा हुआ है दोनों में तुलना करके आप लोग कमेंट में बताइए कि कौन सा उसमें फसल जो है नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे, इसमें कुछ जो है धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। तो ये याद रखिएगा, धूसर और लाल रंग। ठीक है, इन पुरातन स्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र, इसके बारे में हम लोग अभी पढ़े हैं। तो चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि इस बर्तनों पर चित्रकारी
की गई है। ठीक है, इस पे चित्रकारी की गई है, इस बर्तन पे ये देख रहे हैं आप स्पष्ट रूप से, तो इसीलिए इसको चित्रित धूसर पात्र इसको बोला जाता था। ठीक है, ये आमतौर पर सरल रेखाओं और ज्यामितीय आकृतियों के रूप में जो है। ठीक है, इस पे जो रेखाएं बनाई गई है इस तरीके के, तो ये सब क्या है, सरल रेखाएं हैं और ज्यामितीय आकृतियों के रूप में है। तो ये भी लाइन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, जनपद हो गया, अब हम लोग पढ़ेंगे महाजनपद। ठीक है, महाजनपद के बारे में देखिए, जो भी स्टूडेंट सभी क्लासों को फॉलो कर रहे हैं, अगर उनको कहीं कोई दिक्कत आ रही है कि हाँ मैम यहाँ पे हमें समझ नहीं आया, या कहीं कुछ अगर दिक्कत आ रहा है, तो वो लोग भी बताइए कमेंट में, उसको फिर से सुधारा जाएगा, उसे और बेहतर करके आपको दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं महाजनपद। करीब 2500 साल पहले, ये जो 2500 साल वर्ष पहले है, इसको भी क्लिक करिए। आप जो बुक रख के पढ़ रहे हैं वहां पे अंडरलाइन करते जाइए। ठीक है, तो दिमाग में ये सब रहना चाहिए। तो 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए। ठीक है, अभी जनपदों के बारे में पढ़े, तो उसी में से कुछ जनपद जो है बहुत महत्वपूर्ण हो गए, इन्हें जो है महाजनपद कहा जाने लगा। ठीक है, जो कि हम लोग यहाँ पे मैप में देखेंगे, कुछ महाजनपदों को दिखाया गया है। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। ठीक है, कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी। अब ये भी याद रखिएगा, यहाँ से सवाल बनता है कि महाजनपदों की राजधानियां होती थी और राजधानियों में किलाबंदी होती थी, तो हाँ किलाबंदी होती थी। ठीक है, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट, पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। अब देखिए यहाँ से सवाल कैसे खेल खेलता है, यहाँ पे लिखा है कई राजधानियों में जो है किलाबंदी होती थी। तो कई कहने का मतलब 100% नहीं होता है। ठीक है, जैसे हम लोग महाजनपद पढ़ेंगे तो कितने महाजनपद पढ़ेंगे, इसमें हम लोग 16 पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन उसमें कईयों में किलेबंदी था और कईयों में नहीं भी रहा होगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे ही सवाल जो है एग्जामों में हमें धोखा देते हैं। कहते हैं ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर जो है अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का जो है निर्माण किया होगा। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर जो है विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी जो है समृद्धि और शक्ति का जो है प्रदर्शन भी करते थे। अब देखिए ये रहा आपका मैप। ठीक है, इसमें जो भी जनपद है इसको इसमें दिखाया गया है। ठीक, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं हस्तिनापुर है, कौशाम्बी है, वैशाली है, वजी है, अंग है, मगध है। ठीक है, उज्जैन है, इसके पास तक्षशिला है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम लोग इसको याद रखेंगे, मैप को देखेंगे और उसमें भी याद रखेंगे। एक जो है जनपद पे आधारित एक अलग, जैसे आगे हम लोग एक मैराथन लेके आ रहे हैं। जैसे आपको पता है कि AEDO का एग्जाम जो है होने वाला है, तो उसके लिए मैराथन होगा और उस मैराथन क्लास में जो है इन सभी महाजन पदों का भी उसमें रहेगा ही। तो वहां पे आप लोगों को सारे के सारे याद करवा देंगे। ठीक है, याद कराने का गारंटी मेरा है, आपको बस क्लास देखना है। ठीक है, अगर सिर्फ आप क्लास देखते हैं तो याद कराने का गारंटी मेरा रहेगा। तो मैराथन भी हम लोग लेके आने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोग और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी क्या हो जाता था, सरल हो जाता होगा। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी और लाखों की संख्या में ईंटों तथा पत्थरों का जो है इंतजाम करना पड़ता था। कहते हैं हजारों स्त्री पुरुषों तथा बच्चों ने इसके लिए अथक परिश्रम किया होगा। इसके लिए संसाधनों की आवश्यकता जो है पड़ती होगी। अब राजा सेना रखने लगे थे। चलिए, इससे पहले जो है वैदिक काल से पहले राजा जो है सेना नहीं रख रहे थे, क्योंकि हम लोगों ने पहले 4th वाले चैप्टर में पढ़ा, तो उसमें वैदिक काल में क्या था, राजा सेना तो रखते थे, लेकिन क्या था उसको कंटिन्यू नहीं रखते थे। ठीक है, तो सेना जब युद्ध करना होता था तब आया, काम किया, युद्ध किया और फिर चला गया। ठीक है, नियमित रूप से सेना नहीं रखते थे। वेतन भी उन लोगों को नियमित रूप से नहीं मिलता था। अब जो है राजा सेना रखने लगेंगे और सिपाहियों को नियमित वेतन देकर जो है पूरे साल जो है रखा जाता था। तो ये चीजें याद रखिएगा, क्योंकि जब
टाइम पीरियड बदल रहा है तो वही चीजें समय के अकॉर्डिंग भी आगे सवाल जो है बदल जा रहा है, ठीक है, तो वो याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सीधी सी बात है, सिपाहियों को नियमित वेतन देना है, तो यहाँ पहले टैक्स नहीं वसूला जा रहा था क्योंकि उस समय उपहार वगैरह का ये होता था। अब क्या है, टैक्स अब आपका वसूलना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि अब सिपाहियों को वेतन देना है, तो सिपाहियों को वेतन देने के लिए टैक्स सिस्टम भी अब आएगा, ठीक है। कहता है कुछ भुगतान संभवतः आहत सिखो। अब यहाँ भी याद रखिएगा, कुछ भुगतान जो है संभवतः, मतलब जरूरी नहीं है कि जितना भी सैलरी इसको दे रहे हैं वो सभी के सभी आहत सिक्कों के रूप में दे रहे हैं, ठीक है। तो संभवतः कुछ भुगतान जो है आहत सिक्कों के रूप में और होता था। और इन सिक्कों के बारे में अध्याय हम लोग किसमें पढ़ने वाले हैं, तो अध्याय 8 में विशेष रूप से पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे है, महाजन पदों के राजा ऋग्वेद में उल्लेखित राजाओं से किस प्रकार भिन्न था, दो अंतर बताइए। तो यहाँ से आप अंतर ढूंढ सकते हैं। उस समय के राजा जो थे बड़े बड़े महलों वगैरह में नहीं रहा करते थे, ठीक है। और ऋग्वेद के जो राजा थे, सेना जो है नियमित रूप से नहीं रखते थे, टैक्स नहीं वसूलते थे, नियमित रूप से सेना को सैलरी भी नहीं देते थे, तो ये सब अंतर इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए ये दीवार है कौशाम्बी किले की, ये कौशाम्बी किले की दीवार, यह चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली है। अब ये याद रखिएगा, देखिए एनसीईआरटी में ये कोना वगैरह में जो जो चीजें आपका लिखा है इसको ऐसे ही मत छोड़ दीजिएगा, ठीक है। छोड़ेंगे तो एग्जाम में क्वेश्चन भी आपका छूटने लगेगा। इसमें जितने भी चीजें हैं, जो भी लिखा है वो सभी के सभी आपके लिए बहुत ही खास है, ठीक है। तो ये जो दीवार है इसके कहाँ से मिले हैं ये चित्र, तो आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिले ईंट की दीवार का अवशेष है। अब यही से सवाल बन जाएगा कि ईंट का अवशेष, ईंट के दीवार जो है कहाँ से मिले हैं, तो इलाहाबाद से, ठीक है, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से। इसके एक भाग का निर्माण संभवतः कब हुआ होगा, तो 2500 साल पहले। ये भी याद रखिएगा कि एक भाग का इसका निर्माण कब हुआ होगा, तो 2500 साल पहले हुआ होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए अब टैक्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए कर, महाजन पदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, कहता है इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता जो है होती थी। इसके लिए उन्हें जो है कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। अतः महाजन पदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे, क्योंकि पहले तो उपहार पर निर्भर रहते थे। उपहार जैसे कि कोई कृषक है तो अपने खेत से कुछ उपहार दे दिया, कोई खाद्य संग्राहक है, शिकारी है तो शिकारी है जो शिकार करेगा वो ले आके दे दिया, ठीक है। लेकिन अब क्या हो गया कि अब उपहार पे, अब तो सेना नियमित रूप से रखने लगे, तो अब उपहार पे डिपेंड रहेंगे तो सेना का खर्चा पानी नहीं चलेगा, ठीक है। तो अब उपहार पर निर्भर जो है न रहकर नियमित रूप से जो है कर वसूलने लगे। फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे। किस पे, फसलों पे लगाया गया, ये हमेशा से रहा है। सबसे टैक्स जो है सबसे ज्यादा जो है किस पे, या फिर हमेशा किस पे डिपेंड रहा है, तो फसल पे रहा है, ठीक है। कहता है क्योंकि अधिकांश लोग जो है कृषक थे, इसीलिए जब कृषक थे तो फसलों पर लगाए गए कर जो है महत्वपूर्ण हो जाता है। अब उस पर कितना टैक्स लगता था ये भी याद रखिएगा, ठीक है। प्राय उपज का कितना हिस्सा, तो 1/6 हिस्सा जो है उसका जो है कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे क्या कहा जाता है, भाग कहा जाता है। यहाँ से सवाल जो है पूछे जाते हैं, इसलिए दिमाग में बैठा लेना है। चलिए जानवरों के ऊपर भी कर लगाए गए जो प्राय श्रम के रूप में जो है चुकाए जाते थे, जैसे कि एक बुनकर, लोहार, सुनार को राजा के लिए जो है महीने में एक दिन काम जो है करना पड़ता था। जैसे लोहार है, सुनार है, बुनकर है, या कोई और काम करने वाला है, तो अगर मान लिए कि ये सुनार, लोहार, बुनकर अगर नहीं दे रहा है टैक्स, तो इनको महीने में एक बार जो है, राजा के घर में अगर हो गया कि रानी को सोने का हार बनाना है तो सुनार को जाना पड़ेगा और वो चीजें काम करके आना पड़ेगा, ठीक है। तो अपने मेहनताना के रूप में जो है वो टैक्स चुकाते थे, ठीक है। पशुपालकों को जानवरों या उसके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था, तो या तो जानवर दीजिए या नहीं तो जानवर जो उत्पाद दे रहे हैं जैसे घी, दूध, दही, मक्खन, तो उसके रूप में भी टैक्स देना पड़ता था, ठीक है।
व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी जो है कर देना पड़ता था, और आखेटकों और संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुओं पर भी जो है टैक्स देनी पड़ती थी, मतलब वस्तुएं ही देते थे। अब अलग से नहीं, तो जो वस्तुएं वो लोग शिकार किए हैं, अगर मान लिए 4 गो मुर्गी मान रही है, तो 4 गो मुर्गी में से 1 गो मुर्गी ले जाके राजा के पास दे देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है टैक्स सिस्टम चलता था। तो ये सभी के सभी याद रखेगा, इनसे जो है सवाल बार बार 1000 बार पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे है कि आखेटक तथा खाद्य संग्राहक राजाओं को क्या देते थे। अब तो आप बता सकते हैं आखेटक और खाद्य संग्राहक जो है क्या देते रहे होंगे राजा को, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका, कृषि में परिवर्तन, सॉरी नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। इसमें है कि इस युग में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन हुए। 2 बड़े परिवर्तन क्या हुए, तो हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। अब ये तो जो है एकदम कृषि में क्रांति ला देगा, ठीक है। तो पहले जो लोहे के फाल थे वो किसके थे, लकड़ी के थे, ठीक है, लकड़ी के बने हुए थे। लेकिन अब जो है आपका किसके बनने लगे, तो लोहे के बनने लगे। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में जो है लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। इससे फसलों की उपज जो है क्या हो गई, बढ़ गई। दूसरे लोगों ने धान के पौधे का रोपण शुरू किया, जो कि पहले क्या होता था, धान उगाने के लिए धान का छिड़काव कर देते थे उसके बीज का, ठीक है। लेकिन अब रोपण सिस्टम जो है शुरू हो गया। रोपण सिस्टम वो होता है कि जैसे बीज को एक जगह आप बीड़ा लगा दिए, वहां पे छोटा छोटा पौधा बन गया, तो फिर उसको जो है उखाड़ करके फिर उसको प्रॉपर किसी जगह पर जो है रोपते थे। उसको जो है प्रत्यारोपण विधि भी बोलते हैं, रोपण विधि भी कहते हैं, ठीक है। तो रोपण विधि शुरू हो गया, अर्थात खेती में जो है बीज छिड़क कर धान उपजाने की बजाय धान के पौधे तैयार कर उनका जो है रोपण शुरू किया गया। तो ये सब दिमाग में रखना है कि वैदिक काल से लेकर वैदिक काल में जैसे ही हम लोग पहुंचते हैं उत्तर वैदिक काल में, तो क्या क्या चीजें जो है बदलती आ रहा है, ठीक है। तो ये सब दिमाग में रखना है। अब पहले ही तुलना में बहुत ज्यादा पौधे जो है जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी क्या हो गई, अब ज्यादा होने लगी। इसमें कमर तोड़ परिश्रम जो है लगता था, मतलब बहुत ज्यादा इसमें मेहनत लगता है। धान की खेती वैसे भी आप कभी देखेंगे धान रोपते हुए मजदूरों को, तो आपको लगेगा, क्योंकि वो जो है क्या उसको बोलते हैं, झुक करके वो लोग पौधे लगाते हैं धान का। तो ये इसीलिए बोला जाता है कमर तोड़ जो है परिश्रम इसमें लगता है, ठीक है। कहता है ये काम ज्यादातर जो है दासी भूमिहीन खेतिहर मजदूर जो है या कर्मकार इसमें करते थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या तुम बता सकते हो कि राजा इन परिवर्तनों को प्रोत्साहन क्यों देते थे। सीधी सी बात है, राजा को अब टैक्स चाहिए। अब टैक्स कहाँ से ले रहे हैं, तो कृषि से भी ले रहे हैं, तो कृषि पे ध्यान देंगे तभी तो उनको टैक्स मिलेगा, ठीक। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे सूक्ष्म निरीक्षण में मगध के बारे में। अब यहाँ जो मगध के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं बहुत डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, जैसे कि दिया है सूक्ष्म निरीक्षण तो उतना ही हम लोग पढ़ेंगे। जैसे जैसे क्लासेस बढ़ेगी बाद में इसका डिटेल भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो मगध के बारे में कहते हैं लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जो है जनपद बन गया। गंगा और सोन नदी जो है, गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर जो है बहती थी। ये लाइन याद रखिएगा। तो मगध से होकर कौन सी नदियां बह रही है, यहाँ गंगा और सोन नदियां, ठीक है। इसमें यातायात, जल वितरण और जमीन को जो है उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। कौन नदियां, तो गंगा और सोन नदियां, क्योंकि गंगा और सोन नदी के ही संगम पे आपका जो है एक शहर बसा हुआ है जिसका नाम है आपका पटना, जो कि उस समय पाटलिपुत्रा के नाम से जाना जाता था, ठीक है। चलिए मगध का एक हिस्सा जो है जंगलों से भरा था। इस जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर और उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में जो है लाया जाता था, ठीक है। मतलब जो जंगली हाथी थे उनको पकड़ करके सेना में लाया जाता था, उसको ट्रेन किया जाता था, ठीक है। कहता है यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियां तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी, ठीक है। इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क के खदाने हैं, तो ये सब याद रखिएगा, ठीक है। जंगल से हमें क्या क्या चीजें मिलती थी, तो हाथियों पकड़ के
लाए जाते थे जिनको प्रशिक्षित करके युद्ध के लिए जो है यूज किया जाता था। अब हाथी आ जाएगा युद्ध में तो खलबली मच जाएगा, ठीक है। तो हाथी को युद्ध में इस्तेमाल किया जाता था। उसके अलावा जंगल में जो है जंगलों से घर, गाड़ियां, रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलते थे। और इसके अलावा इस क्षेत्र में जो है लौह अयस्क के खदानें मिली है। तो ये सब याद रखिएगा क्या क्या चीजें वहां से मिले, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए जो है ये बहुत उपयोगी होते हैं। क्या चीज? तो लौह अयस्क। लौह अयस्क जब आ गया तो सीधी सी बात है अब हथियार जो है मजबूत बनेंगे, ठीक। कहने का मतलब है कि मगध के समय जो राजा रहे होंगे वो बहुत शक्तिशाली हो गए होंगे, क्योंकि उनके साथ जो है अब ऐसा चीजें जुड़ा हुआ है कि लौह अयस्क मिल गया है, तो अब लोहे के हथियार बनेंगे, ठीक है। चलिए, मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक जो है बिंबिसार तथा अजातशत्रु, जिसको अजातशत्रु जो है हुए। अन्य जनपदों को जीतने के लिए हर संभव साधन जो है अपनाते थे। महापद्म नंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र जो है इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग तक फैला लिया था। बिहार में राजगीर, ठीक है, ये याद रखिएगा, यहाँ से कई एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं। बिहार में राजगीर, जिसको प्रेजेंट में हम लोग राजगीर बोलते हैं, कई सालों तक मगध की क्या थी? राजधानी बनी रही। तो मगध की राजधानी या प्राचीन राजधानी किसको बोला जाता है? तो राजगीर, जिसको गिरिब्रज भी बोला जाता है। राजगीर को क्या लिख दिया जाएगा? गिरिब्रज भी लिखा जाएगा, तो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाद में इसका नाम जो है, इसका राजधानी जो है, पहले तो राजगीर था, गिरिब्रज या राजगीर, लेकिन बाद में पाटलिपुत्र, जिसको आज के डेट में हम लोग क्या बोलते हैं? पटना बोलते हैं, ठीक ना। पटना को राजधानी बनाया गया। तो ये जो मगध की राजधानी है सबसे पहले राजगीर था और उसके बाद जो है पाटलिपुत्र हो गया, जिसको प्रेजेंट में हम लोग पटना बोलते हैं, ठीक। 2300 साल पहले से भी पहले की बात है, मेसोडोनिया का राजा जो है सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। अब ये याद रखिएगा, सिकंदर जो है इसका था कि विश्व विजेता बनना चाहता था, ठीक। यहाँ से सवाल आपका पूछ लेता है कि सिकंदर जो है कहाँ का था? तो मेसोडोनिया का था, मेसोडोनिया का, ठीक है। विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह जो है सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में जो है ब्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। अब ये नदी का नाम भी आप याद रखेंगे, तो किस नदी के पास जो है पहुंच गया? ब्यास नदी के पास, ठीक है, ब्यास नदी के किनारे पहुंच गया। जब उसने मगध की ओर कुछ करना चाहा तो उसके सिपाही जो है इनकार कर दिए। ये लाइन भी कई एग्जामों में पूछा गया है, ठीक है। सिकंदर के जो सिपाही है ब्यास नदी तक आके बोलते हैं कि अब इनकार कर दिए, इससे आगे नहीं जाएंगे। तो भाई क्यों नहीं जाएंगे, क्या कारण है? तो वे इस बात से भयभीत थे, ठीक है, कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी जो है सेना थी और इन्हीं सब से जो है वो डर के आगे, भयभीत होकर के आगे नहीं बढ़ना चाहते थे, ठीक है। अब यहाँ पे है सवाल, कतई सेनाओं और ऋग्वेद में उल्लेखित सेनाओं के बीच तुम्हें क्या अंतर दिखता है? ठीक है, तो ऋग्वैदिक सेना के पास जो है उस समय घोड़े के चर्चा तो था लेकिन हाथी वगैरह का चर्चा नहीं था, ठीक है। तो आप चैप्टर पढ़ के और डिटेल इसका ये कर सकते हैं। चलिए, अब आया आपका वजी संघ, ठीक है, वजी। जैसा कि तुमने ऊपर पढ़ा, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। इसके नजदीक ही वजी राज्य था जिसकी राजधानी कहाँ है? जो कि बिहार में वैशाली है, ठीक है। अब देखिए याद कैसे रखेंगे, वजी, व से वजी और व से वैशाली, ठीक है। कहता है यह यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे क्या कहते हैं? गण या संघ कहते हैं। गण या संघ में कई शासक होते थे। अब ये भी लाइन याद रखिएगा, गण या संघ में क्या होते थे? कई शासक होते थे। ऐसा नहीं कि एक गण या संघ का एक ही व्यक्ति होता था, नहीं। कहता है कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे जिससे प्राय व्यक्ति राजा जो है कहलाता था। प्रत्येक व्यक्ति उसमें जो है गण या संघ का प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में राजा या शासक जो है कहलाता था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये सिविल सर्विसेज तक के एग्जामों में ये सब लाइन से पूछे गए हैं। और कौन से क्लास का ये बुक है? तो 6th क्लास का एनसीईआरटी का बुक है, ठीक है।
तो 6 क्लास का चीजें आप देखिए यूपीएससी बीपीएससी में पूछे जा रहे हैं, तो हम लोगों को मतलब नॉलेज जो है 6 क्लास तक का भी अगर नहीं रखेंगे तो कितनी शर्म की बात है। ठीक है, कहता है ये सभी राजा जो है विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। अब ये याद रखिएगा, सभा में बैठकर, जैसे वाद विवाद हो रहा है, किसी चीज पे बहस हो रहा है, निर्णय लेना है, तो कहाँ ये लोग बैठते थे, तो सभाओं में बैठते थे। ठीक है, चलिए, कहता है शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास और कर्मकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, स्त्रियां, दास और कर्मकार जो है सभाओं में हिस्सा नहीं लेते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका गण के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दिया है। चलिए, गण और संघ, और देखिए एक चीज ये भी याद रखिएगा, गण और संघ से जो है, जैसे हमारे यहाँ जो धर्म में पढ़िएगा, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, तो बौद्ध और जैन धर्म दोनों जो है आपका गण और संघ दोनों से रिलेटेड है। ठीक है, तो इस पे भी सवाल पूछे जाते हैं। कहता है गण शब्द का प्रयोग जो है कई सदस्यों वाले समूह के लिए जो है किया जाता है। गण का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता है, और संघ अर्थात संगठन या सभा। ठीक है, तो इसका मीनिंग भी याद रखिएगा। अगर यहीं से सवाल अगर पूछ दिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन जो है गण और संघ से संबंधित है, ऑप्शन में हो जाए आपका बौद्ध धर्म, जैन धर्म, तीसरा ऑप्शन हो जाए बौद्ध और जैन दोनों, और चौथा ऑप्शन हो जाए कि इनमें से कोई नहीं, तो कौन सा ऑप्शन देंगे, तीसरा ऑप्शन, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में जो है गण और संघ का चर्चा है। ठीक है, चलिए, हाँ यहाँ पे भी दिया है आपका बुद्ध तथा महावीर, जिनके बारे में अध्याय हम लोग इसमें पढ़ेंगे 6 में, दोनों ही गण और संघ से जो है संबंधित है। देखिए यहाँ पे लाइन आपका लिख भी दिया, क्लियर कर दिया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही जो है सजीव वर्णन जो है मिलता है, मतलब लगेगा कि एकदम पूरा सच्चा है, वास्तविक घटना है। ठीक है, तो सजीव वर्णन उसी को बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए वजिर संघ का यह वर्णन दीर्घ निकाय से लिया गया है। वजिर संघ का वर्णन किस में मिलता है, तो ये भी याद रखिएगा, दीर्घ निकाय से लिया गया है। दीर्घ निकाय एक प्रसिद्ध क्या है, बौद्ध ग्रंथ है। यहाँ से भी सवाल पूछा गया है, दीर्घ निकाय क्या है, तो बौद्ध ग्रंथ है। अब इसी में दे देगा जैन ग्रंथ है, तो कंफ्यूज कर देगा। ठीक है, तो याद रखेगा दीर्घ निकाय क्या है, बौद्ध ग्रंथ है, जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं और जिन्हें करीब 2300 साल पहले जो है लिखा गया है। तो ये भी याद रखेगा, दीर्घ निकाय जो है बौद्ध से रिलेटेड है, और ये कब लिखा गया है, 2300 साल पहले लिखा गया है। ठीक है, अब है अजात शत्रु, जिसको अजात शत्रु और वजिर संघ कहता है। अजात शत्रु वजिर संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री वस्कार को बुद्ध के पास जो है सलाह के लिए भेजा। यहाँ से एग्जामों में सवाल पूछे गए हैं कि ये जो अजात शत्रु है बौद्ध से बात करने के लिए, बुद्ध से बात करने के लिए अपने किस व्यक्ति को भेजा, तो अपने मंत्री को भेजा, जिसका नाम क्या है, वस्कार है। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, जब इसका क्वेश्चन आंसर करवाएंगे तो वहां पे आपको फटाफट इसका आंसर आना चाहिए। ठीक, कहता है बुद्ध ने उसे पूछा कि क्या वजिर सभाएं नियमित रूप से होती है। अब जब ये गया वस्कार, तो वहां से ये पूछा गया, बुद्ध ने उससे पूछा कि आप वजिर सभा जो नियमित रूप से होती है तथा उसमें सभी सदस्य जो है उपस्थित होते हैं। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है, उन्होंने कहा कि वज्रवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे क्या, कब तक उन्नति करेंगे, तो इतने पॉइंट्स है कि वे पूर्ण और नियमित रूप से सभाएं करेंगे तब तक उन्नति करेंगे, आपस में मिलजुल कर रहेंगे तो उन्नति करेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे तो उन्नति करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान समर्थक और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे तब तक उन्नति करते रहेंगे। ठीक है, वजिर महिलाओं के साथ जो है जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। कहता है शहरों और गांवों में जातियों का रख रखाव जो है करेंगे, और विभिन्न मातावलंबी संतों का सम्मान जो है करेंगे, और उनके आने और जाने पर कोई रोक जो है नहीं लगाएंगे। वजिर संघ अन्य महाजन पदों में कैसे भिन्न था, कम से कम 3 अंतर जो है इसमें लिखना है, तो लिख सकते हैं। चलिए यहाँ है, कई शक्तिशाली राजा जो है
इन संघों को जीतना चाहते थे, जिनके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। उसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर जो है विजय प्राप्त कर ली। अब ये याद रखिएगा, ठीक है, गण और संघ पर जो विजय प्राप्त करने का ख्वाहिश जो है दुनिया भर के राजाओं का था, ठीक है, लेकिन किसने उस पर विजय हासिल किया? तो गुप्त शासकों ने किया। किसने किया? गण और संघ पे राज्य, तो गुप्त शासकों ने किया। अब ये कौन सा पॉलिसी इसमें लगाए? तो वही फूट डालो शासन करने वाला, क्योंकि ये गण और संघ जो था उपमहाद्वीप में पहला ऐसा ये मगध था जहाँ पे गणतांत्रिक व्यवस्था थी, ठीक है, और इसमें जो है गुप्त शासक आए और इसका जो है उस तरीके से नीति अपनाकर ये जीत लिया। उन्हें अपने राज्य में जो है शामिल कर लिया। इसके बारे में अध्याय किसमें हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे? 10 में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे अन्यंत में दिया हुआ है, अपने एटलस में यूनान और एथेंस को ढूंढो, ठीक है। कहता है लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की जिसे क्या कहा जाता है? प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं, ठीक है। तो एथेंस में कब यह व्यवस्था थी, प्रजातंत्र और गणतंत्र? तो 2500 साल पहले। यह व्यवस्था लगभग 200 सालों तक चली। इसमें 30 साल से ऊपर के सभी पुरुषों को जो है पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी। कितने साल से ऊपर के? 30 साल से ऊपर के पुरुषों को जो है पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी, जो दास नहीं थे। वहां एक सभा थी जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए जो है साल भर में कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी। कितनी बार साल भर में बुलाई जाती थी? तो कम से कम 40 बार। इस सभा में सभी नागरिक जो है भाग ले सकते थे। शासन कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरियों द्वारा जो है की जाती थी। किसके द्वारा? लॉटरियों के द्वारा। सभी नागरिकों को सेना और नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था। कहने का मतलब पुरुषों को नागरिक का दर्जा था जो 30 साल से ऊपर के हैं, लेकिन स्त्रियों का जो है नागरिक का भी दर्जा नहीं है। समझिए, ऐसा ऐसा चीजें हैं इतिहास में। व्यापारियों और शिल्पकारों के रूप में एथेंस में रहने और काम करने वाले बहुत से विदेशियों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। एथेंस में खदानों, खेतों, घरों और कार्यशालाओं में काम कर रहे दासों को जो है भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे, ठीक है। अब समझिए कि इतिहास में जो है हमारे जो प्राचीन इतिहास है उसमें स्थिति जो है कितना खराब है। खाली औरतों को भी नहीं, जो इसमें जो है खेतों खलिहानों में खदानों में काम करने वाले लोग हैं उनको भी नागरिक का दर्जा नहीं दिया जा रहा है, ठीक। कहता है क्या एथेंस में वास्तव में जनतंत्र था? अब बताइए, जहाँ के जनता को एकदम नागरिक का दर्जा नहीं दिया जा रहा है वहां पे जनतंत्र बोलेंगे? उसको बोलिए खाक तंत्र, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ आपका चैप्टर आपका खत्म है, ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या सवाल है। देखिए उपयोगी शब्द इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं। राजा है, ठीक है, राजा है। अश्वमेध करवाते थे। वर्ण व्यवस्था इसमें 4 प्रकार से था, ठीक है। जनपद के बारे में पढ़े, यही शक्तिशाली हो गया तो महाजनपद होने लगा। इसमें जो है राजा किलेबंदी किया करते थे अपने, या तो हो सकता है बाहरी आक्रमण से बचने के लिए या अपने वैभव को प्रदर्शन के लिए। सेना जो है नियमित रूप से रखने लगे थे और उसको सैलरी भी दिया करते थे। टैक्स सिस्टम भी शुरुआत हो गया था, जो उपज का 1/6 हिस्सा जो है टैक्स लिया जाता था। पौधे रोपण की व्यवस्था आ गई थी और उसमें कृषि में जो है लोहे आ गए थे, लोहे के अयस्क, तो खेती करना भी अब क्या हो गया, ज्यादा आसान हो गया। गण अथवा संघ के बारे में हम लोग पढ़े हैं, जिससे जो है गण और संघ जो है बौद्ध धर्म से रिलेटेड है और जैन धर्म दोनों से रिलेटेड है। और प्रजातंत्र के बारे में हम लोग पढ़े, ठीक है। चलिए चलिए इसमें सही है गलत बताना है कि कौन सही है कौन गलत। कहता है अश्वमेध के घोड़े को अपने राज्य से गुजरने की छूट देने वाले राजा को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। तो ये तो आपका लाइन सही है कि एक अश्वमेध जब यज्ञ होता है तो एक घोड़ा को स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ा जाता है और उसमें अगर दूसरा राजा उसको अगर रोकता है तो उससे जो है युद्ध करना पड़ता है। अगर नहीं रोकता है, स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है, तो उस राजा को जो है आमंत्रित किया जाता है अश्वमेध यज्ञ में। तो ये तो सही है। राजा के ऊपर सारथी पवित्र जल का जो है छिड़काव करते थे, तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि सारथी नहीं पुरोहित जो है पवित्र जल का इसमें छिड़काव करते थे, ठीक है।
पुरातत्वविदों को जनपदों की बस्तियों में महल मिले हैं, महल नहीं मिले हैं, क्या मिले हैं, तो झोपड़ी मिले हैं। ठीक है, चलिए तो ये भी गलत हो जाएगा। चित्रित धूसर पात्र में अनाज रखा जाता था, नहीं, खाना परोसने के लिए जो है दिया जाता था, परोसना। ठीक है, महाजनपदों में बहुत से नगर जो है किलाबंद थे, तो बहुत से नगर किलाबंद थे भी और कुछ नहीं भी थे। ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा, ये गलत। अब देखिए चैप्टर में जो जो चीजें पढ़े हैं अच्छे से पढ़ेंगे तो इसको आपको बनाने में थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नीचे दिए गए खानों में शब्द भरो, ये भर सकते हैं। समाज में कौन से समूह थे जो गणों के स्वभाव में हिस्सा नहीं लेते थे, तो जो समाज में ऐसे लोग जो गण या समूह में हिस्सा नहीं लेते थे उसका लिस्ट इसमें बनाना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे तिथियां दिया गया है जो इम्पोर्टेंट हो जाता है। नए शासक लगभग कब, 3000 साल पहले। महाजनपद 3000 साल पहले। सिकंदर का आक्रमण, दीर्घ निकाय का लेखन 2300 साल पहले। सिकंदर कहाँ का था, मैसेडोनिया का। गण और संघ राज्यों का अंत, तो ये 1500 साल पहले। ठीक है, अब यहाँ पे है कि महाजन पद के राजाओं के किले क्यों बनाए गए। अब ये सब लिखने वाले सवाल है। ठीक है, अगर इन सभी सवालों को भी आप लिखते हैं, ठीक, तो यहाँ से आपके मेंस के भी डिस्क्रिप्टिव, जिस भी एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव पूछा जाता है वहां से उसका भी आपका तैयारी हो जाएगा। कहने का मतलब है कि आपका जो एनसीईआरटी है, ठीक है, एनसीईआरटी बुक आपको पीटी का प्रीलिम एग्जाम प्लस मेंस एग्जाम प्लस इंटरव्यू, ठीक है, इंटरव्यू सभी में जो है आपको ये हेल्प करता है। आपका प्रीलिम एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, आपके मेंस एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और अगर आप इंटरव्यू देने पहुंचते हैं तो वहाँ भी आपको बेसिक नॉलेज इससे जो है काफ़ी मिलता है। तो ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सभी को पढ़ना है, सारे क्लास देखने हैं, कोई भी क्लास स्किप नहीं करना है और हमारे चैनल पे बने रहना है। तो आज यहीं तक ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में नए इसी चैप्टर का जो है 25 MCQ के साथ। ठीक है।